बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनामी रोज़ के मोअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। डायरेक्टर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले बलराम ने कहा है कि ये उसकी बीवी थी। हाँ, ये भंडारी की भी बीवी थी। ताजुब है, तुम 3 पति थे और ये एक पत्नी थी। हाँ, ये हम तीनों के साथ रहती थी। फिर फरहाद की दीवानी होकर इसने हमें छोड़ दिया। अब तो ये तुम्हारी कोई नहीं है, इसे यहाँ से जाने को कहो। बहुत मुश्किल है, हमारे कहने से नहीं जाएगी, हम जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। ये माँ दुर्गा की पगली पुजारन है, हम सब उसका मान करते हैं। वो मुझसे लिपटी हुई थी, मेरी तरफ मुंह उठाकर कह रही थी, मेरे को प्यार करो, तुम तो पक्के याश हो, साधु क्यों बन गए हो। मैंने कहा, मैं बीमार हूँ, कमजोर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, जरा अलग हो जाओ, मुझे सांस तो लेने दो। वो फौरन ही अलग होकर बोली, हाय, तुमको देखते ही बावली हो गई, भूल गई कि तुम बीमार हो। चिंता न करो, तुम्हारे लिए ऐसी दवा लाई हूँ कि एक ही दिन में बुढ़े से जवान हो जाओगे। बलराम ने पूछा, ज्योति तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि फरहाद यहाँ आने वाला है। वो बोली, जे हो गुरु महाराज की, उन्होंने बताया था कि आज के दिन इसी समय मेरा प्रेमी मुझे यहाँ मिलेगा। बलराम ने कहा, गुरु महाराज ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं, हमसे बातें नहीं करते, मगर तुमसे पुरसुन रहते हैं। उनको फरहाद के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अब तुम इसका पीछा नहीं छोड़ोगी। मैं 15 वर्ष से इंतजार कर रही थी, ये आज मिला है, मैं तो मर जाऊंगी पर इसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने ज्योति से पूछा, ये बताओ अमावस की रात कब है। वो बोली, कल है, मगर हमारा विवाह अमावस की काली रात में नहीं होगा। मैंने कहा, तुम शादी का सपना देखो, कल मेरी मौत होगी। ये जय बलराम और भंडारी मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझे दुर्गा माँ के पास ले जा रहे हैं। वो गुस्से में चीख कर बोली, ये कभी नहीं होगा, इतने इंतजार के बाद तुमको बींट चढ़ने नहीं दूंगी। बलराम ने कहा, तुम इनकार करोगी, रास्ता रोकोगी तो माँ भवानी तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अपने कान पकड़ो, नाक रगड़ो, फरहाद दुर्गा माँ के नाम हो चुका है। मैं गुरु महाराज से बात करूंगी, दुर्गा माँ को मनाने के लिए फरहाद की जगह 100 जानवरों की बींट चढ़ाऊंगी। मैंने कहा, तुम अपने आप को बींट चढ़ा दोगी, तब भी ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीपक राठौर ने कहा, कोलकाता जाने वाली फ्लाइट का वक्त हो रहा है, अपनी साहब बीवी को यहाँ से हटाओ। तुम तीनों इसके आगे चुप क्यों हो, ये तुम लोगों पर हावी हो गई है। जे ने कहा, हाँ, ये कह सकती हो कि हावी हो रही है, तुम हमारी ताकत को समझते हो, हम बड़े से बड़े दुश्मनों को चुटकियों में मसल सकते हैं, मगर ये दुर्गा माँ की पगली पुजारन है। इसे पगली इसलिए कहते हैं कि ये दिन रात माँ दुर्गा के चरणों में ही रहती है। बलराम ने कहा, इसने हमसे ज्यादा माँ भवानी के आगे औरतों और बच्चों की बलि दी है। ये फरहाद की जगह किसी दूसरे की बलि देने को बोलेगी तो हमको मानना पड़ेगा। बलराम ने कहा, हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो गुरु महाराज हमारी मुश्किल दूर कर देते हैं। ज्योति ने अपनी पूजा और भक्ति से गुरु महाराज का भी दिल जीत लिया है। वो जानते हैं कि फरहाद की प्रेम दीवानी है, वो भी फरहाद को मरने नहीं देंगे। राग डायरेक्टर ने कहा, तो फिर बात कैसे बनेगी। हमने फरहाद को यहाँ मार डालने के इंतजाम किए थे, तुम तीनों हमसे नाराज हो गए, ये बच गया, अब तुम इसे कलकत्ता ले जाकर हलाक करना चाहते हो। ये ज्योति उसे बचा रही है। चीफ ऑफिसर दीपक राठौर ने कहा, हम देख रहे हैं तुम तीनों ज्योति के आगे मजबूर हो रहे हो। हमने पहले ही कहा था, फरहाद किस्मत का धनी है, ये किसी न किसी तरह बच निकलता है या खुशनसीबी इसे बचा कर ले जाती है, जैसा कि अभी आसार नजर आ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, अगर ये बच निकलेगा तो सिर्फ हम ही से नहीं, तुम तीनों से भी बदतरीन दुश्मनी करेगा, हम सब इसके आगे आगे भागते फिरेंगे। भंडारी ने कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, अभी ज्योति को यहाँ से टाल देंगे। उसने ज्योति से कहा, कल अमावस की रात है, तुम आज रात उसके साथ खूब ऐश करो और कल इसका पीछा छोड़ दो। बलराम ने कहा, इस तरह तुम्हारे दिल के अरमान भी निकल जाएंगे और हमारा भी काम हो जाएगा। वो बोली, बकवास मत करो, मैं इसको एक रात के लिए नहीं, सारी जिंदगानी के लिए अपना बनाने आई हूँ। ये मेरे मन मंदिर का देवता है, मेरे देवता को छीन लेना चाहोगे तो दुर्गा देवी तुम तीनों की भक्ति को स्वीकार नहीं करेगी, तुम्हारे काले जादू समेत तुम्हें मार डालेगी। बलराम ने कहा, तुम हमारी बात कभी नहीं मानोगी, हम अभी गुरु महाराज से फैसला कराते हैं। उन्होंने ख्यालखानी के जरिए गुरु महाराज को मुखातिब किया, तांत्रिक महाराज की जय हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी चहेती हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही है। हम माँ दुर्गा के चरणों में बहुत बड़ी भींट चढ़ाना चाहते हैं और ये रुकावट पैदा कर रही है। गुरु महाराज ने कहा, कोई रुकावट नहीं है, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि माँ भवानी कब प्रसन्न होती है और कब क्रोध में आती है। मैं जानता हूँ फरहाद की जगह किसी दूसरे की बलि दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ भवानी तो सिर्फ बलि चाहती है, इसलिए फरहाद को ज्योति के हवाले कर दो, उसकी जगह किसी दूसरे को पकड़ कर ले जाओ।
भंडारी ने कहा, महाराज हम इसे जिंदा छोड़ेंगे तो ये हमारे लिए, राव एजेंसी के लिए और हमारे भारत देश के लिए मुसीबत बन जाएगा। हम भारत के टुकड़े जोड़ना चाहते हैं और ये जोड़ने नहीं देगा। इसी बात को दूसरे पहलू से सोचो, अगर इसे जिंदा रहने दोगे तो ये तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त बनकर रहेगा। हम तुम सभी माँ दुर्गा के पुजारी हैं। हम सबको पूजा पाठ और तपस्या पर ध्यान रखना चाहिए। भारत के टुकड़े जोड़ना या ना जोड़ना ये सब सियासी बातें हैं, हमको सियासत में नहीं पड़ना चाहिए। जे ने कहा, हम सिर्फ अपने धर्म तक नहीं रहना चाहते, दुनिया के धंधों में रहकर भी काले जादू और टेलीपैथी से सारे संसार को जीत लेना चाहते हैं। बलराम ने कहा, तुम दुनिया वालों से दूर कहीं हिमालय की तराई में तपस्या करते रहते हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा, तुम जो चाहो करो। मैं आखिरी बात समझा देता हूँ, मेरी बेटी की मनोकामना पूरी करो। फरहाद को उसके साथ जाने दो। अगर नहीं जाने दोगे तो छल कपट से काम लोगे, और छल कपट से काम लोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। अब यहाँ से जाओ, जय भवानी की। वो तीनों दिमागी तौर पर एयरपोर्ट की विजिटर्स लॉबी में हाजिर हो गए। राज एजेंसी के अलावा अफसरान परेशान थे। वो तीनों थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर हो गए थे, फिर उन्हें अपने अंदर तीनों की आवाज सुनाई दी। वो गुरु महाराज से होने वाली बातें उन्हें बताने लगे। डायरेक्टर ने कहा, वो तांत्रिक महाराज हैं, तुम सबसे बढ़कर शक्तिमान हैं। उन्होंने फरहाद के हक में फैसला सुना दिया है कि उनके फैसले से इनकार करोगे। हम मुश्किल में पड़ गए हैं। वो हमारी सोच से भी ज्यादा शक्ति रखने वाले तांत्रिक महाराज हैं। हम उनको गुस्सा दिलाना नहीं चाहते और फरहाद को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये जिंदा रहेगा तो हमको जीने नहीं देगा। दीपक राठौर ने पूछा, क्या वो महाराज तुम्हारे दिमागों में आकर चोर ख्यालात पड़ते हैं? वो आते हैं, हम उनकी सोच की लहरों को महसूस कर लेते हैं। वो बातें करते हैं मगर हमारी ढकी छुपी सोचें नहीं पढ़ते, ना ही हम पढ़ने देते हैं। तो फिर तुम चालबाजी से ज्योति को रास्ते से हटा सकते हो, फरहाद को कोलकाता लेकर जा सकते हो। ज्योति बाद में महाराज को हमारी चालबाजी बता देगी। जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? वो बोलने के काबिल नहीं रहेगी। महाराज को खबर नहीं होगी कि यहाँ क्या हो चुका है। जो भी होगा वो हादसाती तौर पर होगा, तो तुम तीनों पर शुबा नहीं किया जाएगा। हम कत्ल को हादसा बनाना खूब जानते हैं। जय बलराम और भंडारी ने कहा, ऐसा हो जाए और हम पर इल्जाम ना आए तो हम तुम्हें मान लेंगे। अभी तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया था, हम तुम्हारी उस भूल और मकारी को भूल जाएंगे। हमारी दोस्ती फिर से पक्की हो जाएगी। उनके दरमियान मामला तय हो गए। मैं नहीं जानता था कि वो क्या करने वाले हैं। जानू या ना जानू, जो शामत आने वाली है वो आती जरूर है, और शायद मेरे साथ ज्योति जालर की भी शामत आ गई थी। औरत और क़यामत दोनों ही मुअन्नस हैं। जब ये टूटती हैं तो आदमी के होश ठिकाने पर नहीं रहते। वो जैसे मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी और पिछले 15 बरसों से मुझे टूट कर चाहने का दावा कर रही थी। बेशक चाहती होगी, मगर उस वक्त तो उसकी चाहत ने मेरी हड्डियां चटखा कर रख दी थी। मैं बिस्तरे मर्ग से उठकर वहां तक पहुंचा था, गोया कब्र के दहाने से जिंदगी की तरफ लौट कर आया था। ज़ाहिर बड़ी हद तक सेहतमंद दिखाई दे रहा था, मगर ये सेहत और तवानाई मसनूई थी। जय बलराम भंडारी ने मुझे अपना मामूल और ताबेदार बनाने के साथ साथ संस्कृत भाषा में कुछ पूरे सरार मंत्र पढ़े थे। यूं मुझे तवानाई नसीब हुई थी और मैं पाकिस्तान से सफर करता हुआ दिल्ली तक आया था। उधर राज एजेंसी के अफसरान परेशान थे। जय बलराम और भंडारी से कह रहे थे कि वो किसी भी तरह ज्योति जालर को वहां से टाल दें, और वो तीनों जानते थे कि वो टलने वाली बला नहीं है। एक तवील अरसे के बाद उसके मन की मुराद पूरी हुई थी। उन लम्हात में दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती थी। राज एजेंसी के अफसरान ने और तीनों जन्म साथियों ने ये मुतफिका फैसला किया था कि फिलहाल उसे मेरे साथ कोलकाता जाने दिया जाए, फिर वहां पहुंचकर उसे हादसाती तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे बीट चढ़ाने के सिलसिले में वो बहुत बड़ी रुकावट बनने वाली थी, जबकि वो लोग मेरे मामले में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहते थे। फिर वक्त उन्हें उसके सामने हथियार डालने पड़े। भंडारी ने ज्योति से कहा, ठीक है, तुम इसके साथ कोलकाता जाओ। वो मेरे बाजू में अपना एक बाजू डालकर मुझसे लगते हुए बोली, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं तो इसी को लेने आई थी और वो अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। बलराम ने मेरे अंदर आकर कहा, तुम इसके साथ कोलकाता पहुंचो, उसके बाद के हालात हम संभाल लेंगे। मैंने बेजार होकर कहा, तुम एक औरत को तो संभाल नहीं पा रहे हो, हालात को कैसे संभालोगे? ज्यादा ना बोलो, जो बोला है वो करो। लिहाजा मैं उसके साथ कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में आ गया। वो मेरे बाजू को पकड़कर मुझसे यूं चिमटी हुई थी जैसे मैं मौका पाते ही फरार होने वाला हूँ या फिर कोई मुझे उड़ा कर ले जाने वाला है। तैयारी में आने के बाद मैंने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, यहाँ कोई मुझे तुमसे छीन कर नहीं ले जाएगा। वो मेरे बाजू को और मजबूती से जकड़ते हुए बोली, मैं तुमसे दूर भी रहूं तो किसी की मजाल नहीं कि तुमको छीन कर ले जाए।
फिर वो बाँछें फैलाकर इधर उधर देखते हुए बोली, जरा लोगों को देखो, खास तौर पर ये औरतों को देखो, कैसे रश्क भरी नजरों से मुझे तक रही हैं। ये मेरा घमंड है जो तुमसे अलग होने नहीं दे रहा है। सब यही समझ रहे होंगे कि मैं तुम जैसे बावकार और खूबसूरत मर्द की धर्मपत्नी हूँ। मैं लोगों की निगाहों को पढ़ रहा था। वो हैरानी और रश्क भरी नजरों से हमें तक रहे थे। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं था। मैं जीन्स और जैकेट में था, जबकि उसके बारी भरकम वजूद पर गेरुए रंग की साड़ी लिपटी हुई थी, जो कि टखनों से ऊपर होने की वजह से कुछ मुज़हका खेर सी लग रही थी। गले में मोटे मोटे मोतियों की माला झूल रही थी और पैरों में खड़ामी थी। मैं उसके साथ अपनी सीट पर आकर बैठ गया। वो बदस्तूर मुझसे लगी हुई थी। मैंने बेजार होकर कहा, मुझे छोड़ दो, अपनी सीट बेल्ट बांधो। वो एक अदा से बोली, मैं तो तुमसे बंधी हुई हूँ। यहाँ मुझसे चिपकने से ज्यादा सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। मेरे लिए तो सिर्फ तुम जरूरी हो। अब अगर जहाज यात्रा में बेल्ट बांधनी जरूरी है तो लो, तुम बांध दो। उसने दोनों कोहनियां ऊपर उठा दी। मैंने जरा हिचकिचाकर उसकी कमरे नुमा कमर को देखा, फिर दिल ही दिल में कहा, क्या मुसीबत है। बलराम मेरे अंदर मौजूद था। वो बोला, उस मुसीबत को कलकत्ता तक बर्दाश्त कर लो, बाद में हम संभाल लेंगे। मैंने आगे को झुककर उसकी बेल्ट लगाते हुए सोच के जरिए कहा, मालूम नहीं उस वक्त तक संभाले जाने के काबिल भी रहूंगा या नहीं। चंद लम्हों बाद मैं उसके साथ आसमान की फिजाओं में था। तैयारा अपनी उड़ान भर चुका था। ऐसे वक्त एक एयर होस्टेस ने आकर पूछा, क्या पीना पसंद करेंगे। मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। उसने एक गिलास उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मुझसे पहले ज्योति ने जबड़ लेने के अंदाज में गिलास लेते हुए कहा, मैं जे बलराम भंडारी को खूब जानती हूँ। वो मौत को खूबसूरत बनाकर यहाँ भेज सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने एयर होस्टेस को चुभती हुई नजरों से देखा, फिर गिलास को मुंह से लगाकर एक घूंट पीने के बाद कहा, जो होगा मेरे साथ होगा। मैं अपनी जान पर खेलकर तुमको बचाऊंगी। चंद लम्हों बाद उसने मुतमिन होकर गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, पी जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। एयर होस्टेस कुछ ना समझने के अंदाज में उससे देख रही थी। ज्योति ने कहा, अब जाओ और एक गिलास सादा पानी लेकर आओ। वो चली गई। मैंने ज्योति से कहा, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। वो मुझसे लगते हुए बोली, जो कर रही हूँ तुम्हारी सलामती के लिए कर रही हूँ। वो अपनी सीट पर थी, मगर उसके चिपकने के अंदाज ऐसा था जैसे उछलकर मेरी गोद में आना चाहती हो। मैंने बेजार होकर कहा, तुम लाख मेरी सलामती चाहती रहो, मगर होगा वही जो वो तीनों चाहेंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैंने उन तीनों से ज्यादा दुर्गा माँ के चरणों में औरतों और बच्चों की बलि चढ़ाई है। फिर मेरे पिता तांत्रिक महाराज मेरे साथ हैं। तुम चिंता मत करो। बलराम के अलावा जय और भंडारी भी हमारे अंदर पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर बाद ही एयर होस्टेस से एक गिलास पानी ले आई। ज्योति ने उसमें से एक घूंट लेकर मुतमिन होने के बाद उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने इनकार करते हुए कहा, मैंने अभी ड्रिंक ली है, मुझे प्यास नहीं है। वो गिलास मेरे हाथ में थमाकर अपने गिरबान में हाथ डालते हुए बोली, ये प्यास बुझाने के लिए नहीं है, तुम्हारे प्यासे जीवन को जल थल करने के लिए है। उसका हाथ गिरबान से बाहर आया तो उसमें एक पुड़िया दबी हुई थी। उसने उसे खोलकर एक भूरे रंग की मोटी सी गोली निकाली, फिर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, दुर्गा माँ का नाम लेकर इसे पानी के साथ निकल लो। मैंने पूछा, ये क्या है। बस यूँ समझो कि जादू की छड़ी है, हलक से उतरने के बाद इसका चमत्कार देखोगे। उसने मेरा हाथ थामकर उसे मेरी खुली हुई हथेली पर रख दिया। मैं तजब्जब में था। उधर वो तीनों जन्म साथी एक दूसरे से बोल रहे थे। जे ने कहा, इस दवा को हिमालय की तराई से लाई गई बहुत ही खास जड़ी बूटियों से बनाया गया है। ये वाकई फरहाद को एक ही दिन में बुढ़े से जवान बना देगी। बलराम ने कहा, बनाने दो, मैं इसको नहीं रोकूंगा, अच्छा ही कर रही है। मैं बीमार मुर्गे की बजाय हट्टे कट्टे फरहाद की बलि चढ़ाऊंगा तो दुर्गा माँ और ज्यादा प्रसन्न होंगी और ज्यादा मुझको शक्ति देगी। ज्योति ने मुझसे कहा, सोचते क्या हो, निकल जाओ, मैं तुम्हें जहर नहीं दूंगी, डरो मत। मैंने हथेली पर रखी हुई गोली को देखते हुए कहा, जिसकी आगे और पीछे मौत ही मौत हो, वो उस नन्ही सी गोली से क्या डरेगा। चाहे तुम मुझे जहर देकर मार डालो या वो तीनों जन्म साथी दुर्गा माँ के चरणों में मेरी गर्दन उड़ा दे, मुझे तो हर हाल में मरना है। मैंने उस गोली को एक घूंट पानी के साथ हलक से उतार लिया। वो बड़े यकीन के साथ बोली, तुम नहीं मरोगे। मेरे और मेरे पिता महाराज की मर्जी के बिना वो तीनों कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जिसे अपनी जिंदगी पर भरोसा न हो वो किसी पर क्या एतबार करेगा। वो मेरे बाजू से लगी हुई थी, मेरे शाने पर सर रख कर बोली, तुमको विश्वास होगा जब मेरे साथ जीवन बिताते रहोगे तो जरूर मेरे ऊपर भरोसा करोगे। उधर जय ने कहा, हमें राज एजेंसी के अफसरों के पास जाकर मालूम करना चाहिए वो ज्योति के मामले में क्या करने वाले हैं।
वो दोनों बलराम को मेरे अंदर छोड़कर राय एजेंसी के आला अफसरान के दिमागों में पहुंच गए। वो लोग ज्योति की तरफ से तशवीश में मुब्तला थे। चीफ ऑफिसर दीपक राठौर कह रहा था, फरहाद किस्मत का धनी है, इस बार उसे किसी सूरत बचना नहीं चाहिए। अगर ज्योति को कोलकाता पहुंचते ही रास्ते से न हटाया गया तो फरहाद की गुड लक एक बार फिर हमारे लिए बैड लक बन जाएगी। भंडारी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग तो ऐसे सहमे हुए हो जैसे फरहाद कोई हवा का झोंका हो, पलक झपकते ही हाथों से फुर हो जाएगा। एक आला अफसर ने कहा, वो झोंके की तरह ही है, कभी हाथ नहीं आता, हमेशा ऐसे ही जान से देता है जैसे हाथ आ रहा हो। दीपक राठौर ने कहा, ये ज्योति की गैर मुतवक्को आमद खतरे की घंटी बजा रही है। जे ने पूछा, और उस घंटी के 12 बजाने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? जब वो फरहाद के साथ आसमान से जमीन पर उतरेगी तो हम उसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर उसकी मौत उसे वेलकम करने को तैयार है। उनके ख्यालात ने जे और भंडारी को बताया कि एयरपोर्ट पर 2 मुसल्लह अफराद ज्योति को टारगेट बनाने के लिए अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। वो उनके चोर ख्यालात को अच्छी तरह खंगाल रहे थे। उन मुसल्लह अफराद के दिमागों में भी गए थे। इस बार राय एजेंसी के अफसरान उन्हें धोखा देने की गलती करने वाले नहीं थे। ज्योति को इस तरह मौत के घाट उतारा जा रहा था कि उसकी हलाकत का इल्जाम उन 3 जन्म साथियों पर नहीं आ सकता था। यूं वो तीनों तांत्रिक महाराज की दुश्मनी और कहर से महफूज रहने वाले थे। वो मुतमिन होकर मेरे और ज्योति के पास आ गए। दिल्ली की तरह अब कोलकाता एयरपोर्ट पर गोलियां चलने वाली थीं। मेरी सलामती चाहने वाली मेरे सिलसिले में बहुत मोहतात थी। ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी तरफ आने वाली क़यामत मुझसे पहले उसकी शामत बनने वाली है। दरअसल हमारी जमीन पर एक दूसरे की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले नाखुदाओं की कमी नहीं है। वो चाहते थे मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक ऊपर वाला ना चाहे कोई नहीं मरता। ज्योति मेरी सलामती का बहाना बन गई थी। अब रॉय एजेंसी के अफसरान चाहते थे कि उसे हलाक कर दिया जाए, मगर होना क्या था ये तो तैयारी से उतरने के बाद ही मालूम होने वाला था। थोड़ी देर बाद हम कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गए। मैं लगेज हाल से अपना बैग लेकर ज्योति के साथ विजिटर्स लॉबी में आ गया। वो तीनों जन्म साथी बार बार रॉय एजेंसी के आला अफसरान के दिमागों में जा रहे थे। मालूम करना चाहते थे कि वो लोग ऐन मौका पर उन्हें कोई धोखा तो नहीं देने वाले हैं, मगर उनका निशाना ज्योति ही थी। जी और भंडारी उन मुसल्लह अफराद के अंदर चले आए थे। ख्याल था अगर अचानक ही उन्हें किसी खुफिया तरीके से मेरी हलाकत का ऑर्डर मिला तो वो उन्हें ऐसा करने से बाज रख सकेंगे। मैं और ज्योति विजिटर्स लॉबी से गुजरते हुए बाहर आ रहे थे। हमें देखते ही राय एजेंसी के अफसरान ने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि फौरन उस मतलूबा औरत को निशाना बनाया जाए। उधर उन्हें ऑर्डर मिले और इधर ज्योति आगे बढ़ते बढ़ते टिटक कर रुक गई। उसके साथ मैं भी रुक गया। वो एक तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, ये कहाँ से आ गई? मैंने उसकी नजरों का ताक़ुब किया। एक सामने सलोनी सी तीखे नैनक्श वाली दोशीज़ा हाथ लहराती हुई हमारी तरफ दौड़ती चली आ रही थी। दूसरी तरफ राय एजेंसी के अफसरान अपने मुसल्लह मातहतों से पूछ रहे थे, क्या बात है, तुम फायर क्यों नहीं कर रहे हो? उनके दिमाग जे और भंडारी के कब्जे में थे। भंडारी ने दीपक राठौर के पास आकर कहा, अब वहाँ एक भी गोली नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्या तुम अपनी जुबान से फिर रहे हो? फरहाद के साथ साथ ज्योति की भी जान बचाना चाहते हो? वो बोला, अरे जबान से कौन फिर रहा है, जरा इधर आकर देखो। फरहाद की जान बचाने वाली पहले एक थी, अब 2 हो गई हैं। क्या मतलब 2 हो गई हैं? यहाँ अचानक ही हमारी बेटी नेहा चली आई है। वो मुझसे मिलकर बड़ी गर्मजोशी का इजहार कर रही थी। ज्योति ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बोली, मैं अपने फरहाद को लेने आई हूँ। अपना फरहाद ना बोलो, ये मेरा है, मेरे मन मंदिर का देवता है, मगर तुम्हें किसने बताया कि ये यहाँ आने वाला है? नेहा बड़ी लगावट से मुझे देख रही थी। अगरचे माँ से मुखातिब थी, मगर उसकी निगाहें बदस्तूर मुझ पर जमी हुई थी। उसने कहा, और कौन बताएगा? नाना महाराज ने बताया और मैं उड़ती हुई चली आई। वो तांत्रिक महाराज को नाना कह रही थी, फिर बोली, मगर तुम इसका हाथ छोड़ो, जमाई से यूं चिपक कर रहना सास को शुभा नहीं देता। वो हाथ नचाकर बोली, कौन जमाई? ये मेरा जमाई नहीं, तुम्हारा होने वाला पिता है। चलो पाँव छू कर आशीर्वाद लो। खूब गुजरती है जब मिल बैठते हैं दीवाने दो। वो 2 दीवानियां मिल रही थीं, तमाशा तो बनना ही था। मैंने एक जरा हिचकिचाकर आसपास से गुजरते हुए लोगों को देखा। उनमें से बेशतर हमारी तरफ मुतवज्जो थे। मैंने उन माँ बेटी से कहा, खुदा के लिए मुझे सैंडविच ना बनाओ, कम से कम यहाँ से तो चलो। नेहा ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरा बैग लेते हुए कहा, हाँ चलो। ज्योति ने झट से उसका हाथ झटकते हुए कहा, ये तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ जाएगा। वो बोली, ये तुम्हारे साथ जाए या मेरे साथ, जाना तो उसी घर में है जहाँ हम दोनों रहती हैं।
उधर जय, बलराम और भंडारी झुंझलाए हुए थे। नेहा के आते ही सूरत हाल बदल गई थी। दीपक राठौर कह रहा था, अब तो कोई शुबा नहीं रहा है। फरहाद के लिए कुदरती तौर पर सलामती के रास्ते हमवार हो रहे हैं। आइंदा भी यही होता रहेगा। भगवान के लिए अब तो समझ जाओ, उसे दुर्गा माँ के चरणों में ले जाने की जिद से बाज आ जाओ। हम यहीं उसका किस्सा पाक करने दो। भंडारी ने कहा, हरगिज नहीं, हमने कह दिया ना कि यहाँ एक भी गोली नहीं चलेगी। मुसीबत तो ये थी कि राय एजेंसी के अफसरान अपनी मनमानी करके उन जन्म साथियों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। वो बुरी तरह झुंझलाए हुए थे, एक जरा खौफजदा भी थे। एक आला अफसर ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, मेरी छठी मुसलसल अलार्म दे रही है। जय, बलराम और भंडारी की जिद हम सबको मुसीबत में डालने वाली है। न जाने आइंदा क्या होने वाला था। फिलहाल तो मेरे लिए वो माँ बेटी मुसीबत बनी हुई थी। बलराम ने ज्योति जालर के दिमाग में पहुंचकर कहा, क्यों समय बर्बाद करती हो? यहाँ जगह जगह फरहाद के दुश्मन छुपे हुए हैं। उसे लेकर बेटी के साथ फटाफट घर पहुंचो। वो बोली, बाहर के दुश्मनों से ज्यादा मुझे घर के दुश्मनों से खतरा है। पर कान खोल के सुन लो, फरहाद मेरे कारण दुर्गा माँ के साय में चला आया है। पिता महाराज का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। अब कोई दुश्मन इसका बाल भी बांका ना कर सकेगा। ठीक कहती हो, जब तक दुर्गा माँ नहीं चाहेगी फरहाद को कुछ नहीं होगा। पर अब बहस ना करो, यहाँ से निकलो। नेहा की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जहाँ महबूबियत के एहसासात एक जरा ठंडे पड़ जाते हैं। पिछले कुछ अरसे से बीमारी का अजाब झेलता रहा था, लेकिन औरत की कशिश और उसकी चाहत ऐसी होती है कि कब्र में जाने वाले को भी अपनी तरफ खींचती रहती है। फिर मैं तो किसी हद तक जिंदगी की तरफ लौट कर आ रहा था। वो भरपूर जवान थी, सामने रंग में ऐसी कशिश थी कि दूर से ही हुस्न का चटखारा मिल रहा था। मैं नजरें चुराने के बावजूद चोरी चोरी उसे देख रहा था। ये अचानक क्या हो गया था? नेहा को देखकर मेरे अंदर एक नई उमंग और जवानी की तरंग कैसे पैदा हो रही थी, जबकि मेरी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। तब पता चला कि ज्योति जालर ने जो गोली खिलाई थी वो अपना करिश्मा दिखा रही है। मुझे याद आया कि मैं तैयारे से उतरने के बाद दूर तक चलता हुआ एयरपोर्ट की इमारत में आया था और एक जरा सी कमजोरी महसूस नहीं की थी। उस वक्त भी ना तो मेरी सांस फूली थी और ना ही मैं हाँफ रहा था। उस वक्त मैंने ये तय किया कि अब संभल कर रहूंगा। बुढ़ापे में जवानी की भूल नहीं करूंगा, ना ही नेहा से ज्यादा मुतासिर होता रहूंगा।